हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री का लेक्चर 6 शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जैसे फिजिक्स में लॉ होते हैं ना, मैकेनिक्स में कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से पूरी मैकेनिक्स गवर्न होती है। केमिस्ट्री के भी कुछ बेसिक टेनेट्स हैं, लॉज हैं, है ना, जिनको हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी लॉ क्या कहते हैं? तो ऐसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आप कहेंगे मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, पर इसको केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, केमिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे आप? ठीक है, आप केमिस्ट्री में कहेंगे कि आप किसी रिएक्शन में होने पर उसे मास का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। इसको एंटोइन लेवोशियर ने दिया था, एंटोइन लेवोशियर ने दिया था। ठीक है, और क्या कहता है ये? मान लीजिए एक रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, एक रिएक्शन। तो रिएक्शन की शुरुआत में मान लीजिए इसका वेट W1 है, इसका W2 है और ये है नहीं, बना नहीं है। रिएक्शन खत्म हो जाने पे, है ना, रिएक्शन की शुरुआत को T इक्वल टू 0 कहते हैं और 0 कहते हैं, और खत्म होने को T इक्वल टू इन्फिनाइट कहते हैं, कि मानते हैं कि इन्फिनाइट समय तक तो ये रिएक्शन खत्म हो चुका हो। ठीक है, तो रिएक्शन खत्म होने पे हो सकता है इनमें से कोई एक खत्म हो जाए और एक बचा रह जाए। ठीक है, अगर आप नाप कर दो चीजों को नहीं डालते हैं तो अक्सर ऐसा रिएक्शन में होता है, कोई एक चीज थोड़ी सी बची रह जाती है और दूसरी चीज खप जाती है। ठीक है, तो चलिए एक को 0 मान लेते हैं कि ये खत्म हो गया और ये बचा रह गया W3। ठीक है, इसका W4 बना और इसका W5 बना। ठीक है, अब आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास किसी रिएक्शन में क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। यानी रिएक्शन के पहले जितना मास था, कितना था, इसको जोड़ दीजिए, कितना था? रिएक्शन के पहले था W1 प्लस W2, और रिएक्शन के बाद कितना है ना, इतना है। कितना है? W3 प्लस W4 प्लस W5। ठीक है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 शुड बी इक्वल टू W3 प्लस W4 प्लस W5। यानी सब मास ऑफ टोटल मास, इसको आप लिख सकते हैं टोटल मास बिफोर रिएक्शन should be equal to total mass after reaction, mass after reaction। अक्सर लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं सर, कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन तब जब ये दोनों खप जाए। ठीक है, इससे ज्यादा एक स्पेशल केस में लिख सकते हैं, जब दोनों रिएक्टेंट खत्म हो जाए, बचे ना, सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो आप लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन ये जो मैंने अभी लिखा है, इट इज वैलिड एवरीवेयर। तो क्यों एक जनरल के एक स्पेशल केस याद रखना? जनरल केस याद रखिए, क्या रिएक्टेंट बचा हो ना बचा हो, प्रोडक्ट बना हो ना बना हो, पर ये लॉ हमेशा काम आएगा। क्या रिएक्शन के पहले जितने थे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही होंगे। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा तरीका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने का, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से क्या होगा? टोटल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 15.9 ग्राम sample of sodium carbonate is added to a solution of acetic acid weighing 20 grams। ठीक है, weighing 20 grams
full stop. The two substance react. The two substance react, releasing carbon dioxide, gas to atmosphere, ठीक है. After the reaction, the contents of the vessel weighs 29.3 gram. Find the mass of carbon dioxide. Released. ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं. क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन आप चाहें तो पॉज करके वीडियो सॉल्व भी कर सकते हैं खुद और फिर इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं. आइए क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं. 15.9 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है ना. इसका 15.9 ग्राम ऑफ सैंपल जो है वो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है. ठीक है, यानी एसिटिक एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा? CH3COOH. रिएक्शन के बाद क्या होगा? CH3COO Na सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा. अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये रिएक्शन आ गया. अब कह रहे हैं एसिटिक एसिड वेइंग 20 ग्राम. तो इसका इनिशियली इसका मास कितना है? 15.9 ग्राम. एसिटिक एसिड का कितना है ना? 20 ग्राम है एसिटिक एसिड का वेट है. ठीक है, और ऑफ कोर्स ये बने नहीं होंगे. ठीक है, शुरुआत में बने नहीं होंगे. अब द टू सब्सटेंस रिएक्ट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. ठीक है, to the atmosphere. After the reaction, the content of the vessel weighs 29.3 gram. Find the mass of carbon dioxide. ठीक है, अगर कोई जनरलिटी का लॉस नहीं होता है तो मैं मान सकता हूं इनमें से कोई एक खत्म हो गया होगा. मान लिया कि यही खत्म हो गया. इसका वेट कितना होगा? W1 बच गया, इसका W2 बचा, इसका W3 बचा और इसका W4 बना, जो कि ये रिलीज भी हो गया एटमॉस्फेयर में. तो अब आप इस क्वेश्चन में क्या इक्वेशन बना सकते हैं? आप इक्वेशन बना सकते हैं कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन शुड बी इक्वल टू टोटल मास आफ्टर रिएक्शन. ठीक है, आइए देखते हैं. एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं. कितना मास है रिएक्शन के पहले? 15.9 और 20 है ना. 15.9 प्लस 20 मास बिफोर रिएक्शन. आफ्टर रिएक्शन मास क्या है? W1, W2, W3 और W4 को जोड़ के. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं है ना, बिफोर रिएक्शन क्या है? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 लिख सकते हैं. इसमें से जो W4 मास है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया होगा. ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया होगा और सिर्फ इतना ही मास वेसल में या बर्तन में बचा होगा. कंटेंट ऑफ द वेसल में कितनी चीजें बची हुई हैं? सिर्फ 29.3 ग्राम बचा हुआ है. ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो 29.3 ग्राम है ये इन तीनों का सम है ना. वेट कितना आ जाएगा? 29.3 ग्राम प्लस W4 इज इक्वल्स टू 35.9. ठीक है, 35.9 आ जाएगा. ठीक है, अब क्या हो जाएगा? W4 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं. W4 इज इक्वल्स टू 35.9 माइनस 29.3. W4 इज इक्वल्स टू है ना 6.6 ग्राम. तो आप कह सकते हैं द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर इज 6.6 ग्राम्स. ठीक है, आइए ये पहला क्वेश्चन था. आइए एक और क्वेश्चन इस चीज पे करते हैं. आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर and iron third oxide is ignited
produced molten iron. It produced molten iron and aluminium oxide. Aluminium oxide. ठीक है. क्वेश्चन कहता है in an experiment 5.4 gram of aluminium is mixed with 18.5 gram of iron third oxide. ठीक है, iron third oxide. At the end of reaction, the mixture contained 11.7 gram of iron. 11.7 gram of iron and 10.2 gram of aluminium oxide. And undetermined amount of unreacted iron third oxide Fe2O3. ठीक है, no aluminium was left. Find the mass of iron second oxide left. ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये. ठीक है, लिखने में बड़ा है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड. आयरन थर्ड ऑक्साइड का मतलब होता है जहां आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो, +3 और ये 2-. ठीक है, यानी ये 3 इधर 2 इधर, क्या हो जाएगा? Fe2O3. ठीक है, तो एल्यूमिनियम पाउडर है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. एल्यूमिनियम पाउडर है, उसको आयरन थर्ड ऑक्साइड से मिलाया गया और ये ऑफ कोर्स क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा. ठीक है, और साथ में है ना आयरन, मोल्टन आयरन बन जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज मिक्स्ड. ठीक है, तो आप टाइम t इज इक्वल टू 0 ले लीजिए. 5.4 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज मिक्स्ड विथ 18.5 ग्राम ऑफ Fe2O3. ठीक है, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन द मिक्सचर कंटेन्ड 11.7 ग्राम ऑफ आयरन. तो शुरुआत में है नहीं, बहुत देर बाद जब रिएक्शन खत्म हो जाता है तब क्या हालात है ना? एट द एंड ऑफ द रिएक्शन द मिक्सचर कंटेन्ड 11.7 ग्राम ऑफ आयरन, यानी आयरन कितना बना? 11.7 ग्राम. ठीक है, एंड 10.2 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये 10.2 ग्राम बना. ठीक है ना, बना. एंड अनडिटरमाइंड अमाउंट ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड लेफ्ट, ये कुछ बच गया, पता नहीं कितना बचा. साथ में ये भी लिखा है कि नो एल्यूमिनियम. ठीक है, नो एल्यूमिनियम वॉज लेफ्ट, यानी एल्यूमिनियम बचा नहीं, यानी ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब आप क्या कह सकते हैं? ये रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के क्या बाद का मास दोनों सेम होगा. तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं रिएक्शन के बाद का मास कितना है? W प्लस 10.2 प्लस 11.7, और रिएक्शन के पहले का मास कितना है? 5.4 और क्या 18.5. 5.4 प्लस 18.5. ठीक है, ये आ जाएगा W प्लस 21.9 इज इक्वल्स टू 23.9. W इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 ग्राम्स. ठीक है, तो जो आयरन ऑक्साइड बचा वो 2 ग्राम हो गया, बचेगा. ठीक है, तो आप इस एग्जांपल से, इन 2 क्वेश्चन से आप ये तो समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में कैसे लगाते हैं. क्या करते हैं? हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जितना रिएक्शन के पहले हो, जो भी चीजें रिएक्शन के पहले हैं, उतना ही मास रिएक्शन के क्या होना चाहिए? बाद में भी होना चाहिए. ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में. ठीक है, नेक्स्ट लॉ है
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन was given by, है ना, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। क्या कहता है ये लॉ? ठीक है, ये लॉ कहता है कि कोई भी केमिकल ले लो, चलिए एक वाटर सबसे सिंपल केमिकल है ना, कोई भी आप केमिकल ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको, उस केमिकल को आप किसी भी सोर्स से उठाइए या किसी भी मेथड से बनाइए, किसी भी स्रोत से उठाइए, किसी भी विधि से बनाइए, हर बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो सिंपल आएगा। मतलब ये, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का एक मास 1 AMU होता है, दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 AMU हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 AMU। तो इनका रेशियो कितना आ रहा है, 1:8। ठीक है, तो जोसेफ प्राउस्ट का ये कहना था, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है, ठीक है, कि आप कोई भी केमिकल अगर उठाते हैं और स्रोत मायने नहीं रखता, सोर्स मायने रखता, मेथड मायने नहीं रखता, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का रेशियो हर बार सेम आएगा। ठीक है, जैसे पानी ले लिया आपने, तो आप टैप वाटर लेते हैं, ठीक है, या आप, है ना, लेक का पानी ले लीजिए, किसी झील का पानी ले लीजिए, लेक वाटर ले लें, या किसी तालाब का पानी ले लीजिए, पॉन्ड वाटर ले लीजिए, हर बार आप पाएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:8 ही आएगा। ठीक है ना, यही चीज मेथड के साथ भी है। आप वाटर को, है ना, हाइड्रोजन के कंबशन से बना सकते, ठीक है, हाइड्रोजन के कंबशन से बना सकते हैं। आप वाटर इसके रिएक्शन से भी बना सकते हैं, है ना, किसी भी एसिड और बेस के रिएक्शन में, है ना, वाटर बनता है। लेकिन आप पाएंगे कि हर बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 ही आएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि आप किसी भी केमिकल को किसी भी सोर्स से लीजिए, चाहे किसी भी मेथड से बनाइए, है ना, हर बार उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, आइए इस पे एक सवाल करते हैं और क्लैरिटी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है शायद ये आज का, थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि 1.80 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल, 1.8 gram of a certain metal burnt in oxygen gave 3 gram of its oxide. 1.5 gram of same metal, ठीक है, 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल heated in steam gave 2.50 gram of its oxide. Show that these results illustrate law of constant proportion. Law of constant proportion. ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1.8 ग्राम ऑफ अ सर्टेन मेटल, एक मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा है ना, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए जनरल फॉर्मूला MXOY है। ठीक है, तो 1.8 ग्राम इस मेटल का 3 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, नहीं, 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, और सेम मेटल जब स्टीम के साथ हीट किया जा रहा है उसका 1.5 ग्राम, यानी 1.5 ग्राम सेम मेटल का जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम मतलब भाप। ठीक है, तो मेटल और ऑक्सीजन मिलके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, जितनी भी हो, मैंने सही से भी बैलेंस नहीं किया, तो 2.5 ग्राम ऑक्साइड बन रहा है, 2.5 ग्राम ऑक्साइड बन रहा है। तो कहता है कि प्रूव करिए कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इलस्ट्रेट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ठीक है, क्या कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, किसी भी मेथड से तुम बनाओगे किसी कंपाउंड को, हर बार उनके एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो यही काम हमें यहाँ पे भी करना है ना, यहाँ पे मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है,
यहां भी मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, और अगर ये दोनों रेशियोज क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों रेशियोज सेम आ जाते हैं तो मैं कह दूंगा यस इट इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आइए देखते हैं अब मेटल कितना है यहां पे, तो पक्का पहले 1.8 था तो यहां पे 1.8 रहा होगा। ऑक्सीजन कितना, 1.2 ग्राम, ठीक है, 1.8 ग्राम 1.2 ग्राम, भाई जाहिर सी बात है मेटल 1.8 ग्राम था तो जरूर इसमें ऑक्सीजन 1.2 ग्राम रहा होगा, तभी दोनों जोड़कर 3 है। तो यहां मेटल और ऑक्सीजन का क्या रेशियो आ जाएगा, 1.8 डिवाइड बाय 1.2 दैट इज व्हाट, 3:2। ठीक है, यही चीज यहां पे भी करते हैं। मेटल शुरू में मैंने कितना लिया था, 1.5 ग्राम, तो ये जरूर 1.5 ग्राम रहा होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना होगा, तो जाहिर सी बात है अगर मेटल ऑक्साइड 2.5 ग्राम का है तो ऑक्साइड जो है 1 ग्राम होगा। तो यहां मेटल और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो 1.5 बाय 1.0 आएगा, दैट इज 3/2 आएगा। सिंस ये दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं यस इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ व्हाट, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन काफी है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी सोर्स से ले लो किसी केमिकल को, चाहे किसी भी मेथड से बना लो, हर बार उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस लॉ की जो बेसिक फिलॉसफी ये है, बड़े सीधे लफ्जों में भी कहा जा सकता था क्या, कि हर केमिकल दुनिया का, अगर आप कोई एक केमिकल उठा लीजिए तो उसको विश्व में कहीं भी आप उस केमिकल को पाते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स रहेगा। इसका एक्सेप्शन जरूर है, ये लॉ तब वैलिड नहीं होगा है ना जब हम आइसोटोप्स ले लेंगे। ठीक है, तो नॉट वैलिड इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स। क्यों, अब यहां पे आपने वाटर लिया, अब ये किसी ने ड्यूटेरियम हैवी वाटर ले लिया होता तो फिर यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बदल जाता है ना, ड्यूटेरियम का मास 2 और 2 2 4 हो जाता और ये 16 होता, तो ये है ना 16 होता, तो ये रेशियो आपका 1:4 हो जाता। ठीक है, तो आइसोटोप्स इसके बहुत बड़े एक्सेप्शन है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है। आइए नेक्स्ट चीज सीखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या। आइए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट मिलकर मान लीजिए सल्फर ऑक्सीजन है, ठीक है, दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, अगर एक सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, और किसी एक का मास आप दोनों में क्या कीजिए, फिक्स कर दीजिए। ठीक है, किसी एक का मास आपने दोनों में फिक्स कर दिया, तो अगले दोनों का मास, इस ऑक्सीजन का मास ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट कंपाउंड, और फिक्स करने के बाद जब आपने दोनों का मास फिक्स कर दिया तो पहले कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास और दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास जो है वो एक सिंपल रेशियो में होगा। आइए चेक करते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास कितना, 32 AMU, ये 16 2 32 AMU है। ठीक है, यहां सल्फर 32 AMU है और यहां 16 3 48 AMU है। अब मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने सल्फर को फिक्स रखा हुआ है, पहले से सेम है, दोनों में सल्फर का मास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है। पहला एग्जांपल मानते हैं, एक और एग्जांपल लूंगा मैं। ठीक है, तो दोनों में दो एलिमेंट्स मिलकर अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, किसी एक का मास दोनों में क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो जो अगले दोनों बचते हैं उन दोनों के मास का रेशियो सिंपल आना चाहिए। ठीक है, अब इसके मास का रेशियो कितना है, 32, इसका कितना है, 48, यस सिंपल आ रहा है, सिंपल रेशियो। ठीक है, ये रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो आना चाहिए, सिंपल रेशियो। आप मुझसे पूछ सकते हैं सर सिंपल रेशियो का मतलब क्या, तो वो रेशियो जिसमें चीजें होल नंबर में हो, जैसे है ना π/1 सिंपल रेशियो नहीं है, क्योंकि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है ना, या √2:1 एक सिंपल रेशियो नहीं है। ठीक है, तो जब भी रेशियोज में ये नंबर्स होल नंबर्स होंगे, ठीक है, या नेचुरल नंबर्स होंगे, हम हमेशा इस रेशियो को क्या कहेंगे, सिंपल रेशियो कहेंगे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि दो एलिमेंट्स मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएं और किसी एक एलिमेंट का मास दोनों में आप क्या कीजिए, फिक्स कर दीजिए, तो जो अगले दोनों बचेंगे उनका मास सिंपल रेशियो में होगा।
मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, है ना, जिसमें चीजें पहले से ही सेम ना हो। मान लीजिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके NO2 भी बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके N2O5 भी बनाते हैं। आइए यहां चेक करते हैं। यहां नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास है और 16 2 32 ऑक्सीजन का है। यहाँ 14 2 28 है और यहाँ 16 5 80 है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ 14 है, यहाँ 28 है। एक काम करते हैं, इसको भी 28 कर लीजिए, तो इसको 2 गुना कर दीजिए 28, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा रेशियो मेंटेन करने के लिए, 64 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का मास दोनों केसेस में फिक्स हो गया। ठीक है, फिक्स हो गया। तो ऑक्सीजन का मास फर्स्ट कंपाउंड में और ऑक्सीजन का मास क्या सेकंड कंपाउंड में आप निकालेंगे अगर, तो क्या आएगा, यहां से आएगा 64 और यहां से क्या आएगा 80। 16 4 64, 16 5 80, 4:5। अगेन ये क्या आया, सिंपल रेशियो में आया। ठीक है, सिंपल रेशियो में आया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, किसी एक का मास आप दोनों में बराबर कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, तब अगले जो एलिमेंट होगा उसका मास जो भी आएगा, उनका जब आप रेशियो लेंगे तो ये सिंपल रेशियो में आए। ठीक है, ठीक है, इसको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है। ठीक है, ये लॉ क्या कह रहा है। देखिए, ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसको जॉन डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। और जॉन डाल्टन कहना यह चाहते हैं इससे कि हर बार एलिमेंट्स का रेशियो सिंपल आ रहा है, इसका मतलब जरूर सारे एटम्स एक ही मास के हैं। वजह क्या है, अगर मान लीजिए हर एटम सेम मास का होगा, ठीक है, तभी ये रेशियो सिंपल आएगा। क्यों, मान लीजिए इन 3 का मास 3x हो गया, इन 4 का मास 4x हो गया, हर बार रेशियो लेते वक्त ये x कट जाएगा अगर सबका मास x होगा तो। लेकिन अगर सबका मास अलग अलग होगा तो ये रेशियो कभी भी सिंपल नहीं आएगा। तो डाल्टन ने ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया है, इससे वो ये नहीं कह रहे हैं कि दो एलिमेंट में अगर एक का मास फिक्स कर दे तो अगले का मास सिंपल रेशियो होगा, नहीं, ये तो कह ही रहे हैं। इससे इसके नीचे, इसके बीनीथ जो आइडिया है उनका, वो ये कहना चाहते हैं इस लॉ से कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे। ठीक है, एक जैसे होंगे। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक जैसे होंगे तभी उनके मास का रेशियो लेते वक्त जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल होगा। अगर सब इसका मास x होता है, इसका y होता है, इसका z होता है, इसका फिर x होता है, फिर इसका y होता है, इसका z होता है, इसका w होता है, आप नहीं कह सकते थे कि इनका रेशियो हमेशा क्या आएगा, सिंपल आएगा। पर अगर सबका मास x होगा, ठीक है, तो रेशियो हमेशा सिंपल आएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए एक क्वेश्चन करते हैं। आइए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन है, element x and y form two different compounds. In first compound 0.324 gram of x is combined with 0.471 gram of y. In the second experiment, In the second experiment, 0.117 gram of x is combined with 0.509 gram of y. Show that this data illustrates law of multiple proportion. ठीक है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, x और y दो लोग हैं, दो एलिमेंट्स हैं। एक एक्सपेरिमेंट में 2 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं
मुझे प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में एक्स और वाई, एक्स जो है कितना लगता है ना, 0.324 ग्राम लगा और ये 0.471 ग्राम ऑफ वाई से कंबाइन करते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में एक्स 0.117 ग्राम लगा और ये 0.509 ग्राम ऑफ वाई से कंबाइन करते हैं। अब मुझे यहां पे प्रूफ क्या करना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, एक्स को दोनों में फिक्स करते हैं, एक्स को दोनों में फिक्स करते हैं और वाई निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इतना ग्राम एक्स अगर इससे कंबाइन कर रहा है तो 1 ग्राम एक्स कितने से कंबाइन करेगा, 0.471 बाय 0.324 ग्राम ऑफ वाई से कंबाइन करेगा। ठीक है, ऐसे यहां कर लो, इसका 1 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा, 0.509 बाय 0.117 ग्राम ऑफ वाई से कंबाइन करेगा। अब चूंकि यहां पे x फिक्स है, x फिक्स हो गया, तो जरूर यहां का y और यहां का y, या जरूर यहां का y और यहां का y का जो रेशियो है, मास का रेशियो है, वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। यहां से कितना आ रहा है, यहां से आ रहा है 0.471 बाय 0.324, यहां से ये y आ गया, यहां से कितना आ जाएगा 0.509 डिवाइड बाय 0.117। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व कैसे करेंगे, 0.471 बाय, है ना, बाय 0.324 और इंटू 0.509 इंटू 0.117। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका x और y का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका 1:3। ठीक है, 1:3 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे 1:3 आएगा। तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये लॉ ऑफ क्या, मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने x का मास फिक्स किया और तब अकॉर्डिंगली जो y का मास आपने पहले कंपाउंड में था और दूसरे कंपाउंड में था, इनका रेशियो क्या आएगा, सिंपल रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आइए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर 3 एलिमेंट मिलकर पेयर वाइज 3 कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, चलिए हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, सल्फर ले लिया, 3 एलिमेंट्स मिलकर अगर पेयर वाइज 3 कंपाउंड बनाते हैं, H2O यहां ले लीजिए, H2S यहां ले लीजिए और SO2 यहां ले लीजिए। चलिए, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर 3 एलिमेंट मिलकर पेयर वाइज 3 कंपाउंड बनाते हैं, किसी एक एलिमेंट का मास 2 कंपाउंड्स में फिक्स कर दीजिए, फिक्स। चलिए देखते हैं इसका कितना हो जाएगा, 2 AMU, ऑक्सीजन कितना है 16, इसका 2 AMU 32, 32, 32। तो अगर 3 एलिमेंट मिलकर पेयर वाइज 3 कंपाउंड बनाते हैं, किसी एक का मास आपने 2 एलिमेंट्स में क्या किया, फिक्स कर दिया, तो अगले दोनों जो लोग हैं, ये चाहे ऑक्सीजन हो, मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मास ऑफ सल्फर, कितना रेशियो आएगा 16, 32, यह आ जाएगा 1:2। ठीक है, तो क्या कहता है कि 3 एलिमेंट मिलकर पेयर वाइज 3 कंपाउंड बनाते हैं, किसी एक का मास आपने 2 एलिमेंट में, 2 कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट का मास आपने फिक्स कर दिया, तो अगले जो दोनों बचेंगे उनका मास का रेशियो, और जब वही दोनों लोग डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तब उनके मास का रेशियो कितना आ रहा है, 32:32 का रेशियो, मतलब इन मास, इन रेशियोज का, तो मैं फर्स्ट रेशियो कह रहा हूं, इसको मैं सेकंड रेशियो कह रहा हूं, तो इन रेशियोज का जब हम रेशियो लेंगे तो वो एक सिंपल रेशियो आएगा, 1:2:1:1, इट इज 1:2, सिंपल रेशियो आएगा। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है, इसका डीप मीनिंग समझिए।
ठीक है ना। आप आखिर कहना क्या चाहता है? मैं फिर से इस लॉ को एक बार और इलस्ट्रेट करता हूं, क्योंकि अक्सर इसको है ना बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता। बहुत सिंपल लॉ है। ये क्या कहता है, तीन एलिमेंट्स मिलकर पेयर वाइज तीन कंपाउंड अगर बनाते हैं और किसी एक का मास आप दोनों लोगों में दो कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दीजिए, तो जो अगले दोनों बचेंगे उनके मास का रेशियो, और जब वही दोनों डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तब उनके मास का रेशियो क्या आएगा? सिंपल रेशियो आएगा। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक और तरीका है कहने का। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की जो बेसिक मीनिंग थी वो क्या थी कि एक ही एलिमेंट का जब आप रेशियो लोगे तो सिंपल इसलिए आता है क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, उस एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होते हैं, एक वेट के होते हैं। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दो लोगों का वेट का रेशियो ले रहे हैं। तो यहां आप देखिए एक तरह से ऑक्सीजन सल्फर का रेशियो नहीं है, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से रेशियो है और सल्फर का सल्फर से रेशियो है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से रेशियो सिंपल रेशियो, सल्फर का सल्फर से रेशियो सिंपल रेशियो, और दो सिंपल रेशियोज का रेशियो क्या आएगा? सिंपल रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को पैराफ्रेज किया गया है, एक बार और कहा गया है, एक और तरीके से कहा गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में इतना ही। ठीक है, आज मैंने आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ाया, जिसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात की, फिर मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया आपको, इन दोनों पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए, फिर मैंने आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया, और लास्ट में मैंने आपको लॉ ऑफ क्या, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बताया, है ना। ये कहता क्या है? अगले लेक्चर में मैं दो टॉपिक्स कवर करूंगा, जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर का सबसेक्शन का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन और कैसे एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाता है, इस पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।